जय हिंद दोस्तों, आज तारीख है 1 फरवरी 2024 और दिन है गुरुवार, यानी साल का दूसरा महीना प्रारंभ हो चुका है। तो आप लोग अपनी तैयारी को धार दीजिए, तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलिए तो देखते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी खबर जो निकल करके आता है, वही पे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो एक से नजर हम लोग देख लेंगे कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर सारी चीजों पे बात करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ठाक ही होंगे, है कि नहीं है। चलिए, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है। तो देखिए, अभी आपका खेलो इंडिया यूथ गेम का छठा संस्करण हो रहा था तमिलनाडु में, है ना। इसका उद्घाटन किए थे हम लोग के प्रधानमंत्री जी 19 तारीख से, मतलब 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपका ये खेल का आयोजन हुआ तमिलनाडु में, और कल समापन भी हो गया है। पदक तालिका में पहला, दूसरा, तीसरा हम लोग देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो भी हो, खेलो इंडिया यूथ गेम हो या फिर पैरा गेम हो या विंटर गेम हो या यूनिवर्सिटी गेम हो, ये चारों संस्करण से ना आपका लगभग क्वेश्चन रहता है। आगे क्वेश्चन आते हैं, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। तो आप लोग जानते हैं अभी 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था 31 दिसंबर 2023 को अरविंद परगड़िया की अध्यक्षता में। तो इसके जो है कुछ अंशकालिक और पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, क्योंकि सदस्य का नियुक्ति कर चुका है, सारा चीज हो चुका है। इसको अपना रिपोर्ट देना है 31 अक्टूबर 2025 तक। तो इन सब चीजों को हम लोग को देखना है। IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास दर का अनुमान 6.3 से बढ़ा करके कितना कर दिया है। तो जानते हैं कि IMF जो है पूरे एक बहुत बड़ा संस्था है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करने का काम मान लीजिए उसी के पास है। तो भारत का जो विकास दर है उसको जो है थोड़ा सा बढ़ाया है। और हम लोग का आज बजट भी आ रहा है, जानते हैं, और इस बार अंतरिम बजट आ रहा है इलेक्शन को लेके, तो बजट के भी बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो फिलहाल आज IMF को देखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अभी बोले हैं ना कि इसका कई अलग अलग संस्करण होता है, यूनिवर्सिटी होता है, तो शीतकालीन हम लोग देखेंगे, ये चौथा संस्करण आपका होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है ना, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। अभी झारखंड में थोड़ा सा आपका हो रहा था गड़बड़, और अपने तरह का ये बहुत बड़ा बात है कि किसी स्टेट का मुख्यमंत्री जो है पद पे रहते हुए उसका अरेस्ट हुआ है, ठीक है। और ये ईडी के द्वारा हुआ है, कल ही हुआ है, ईडी अपने हिरासत में ले चुका है, ठीक है। अब इस पे चीजें होगा, आरोप सिद्ध होगा नहीं होगा क्या होगा, बट ईडी के द्वारा गिरफ्तार हो चुका है, नया मुख्यमंत्री वहां आ चुके हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं और तीसरी बार चुने गए हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आगे है, मलेशिया के 17वें राजा के पद का शपथ किसने लिया है। तो मलेशिया जानता है हम लोग का पड़ोसी देश है कि नहीं है, एशिया में है, और वहां का जो है नया राजा बने हैं, ठीक है, 17वें राजा बने हैं। वहां पे कई ना प्रांत है, मतलब कई अलग अलग प्रांत है, जैसे यूएई देखते हैं ना उसी तरह से, तो अलग अलग टर्म में होता है। तो अभी बने हैं यहाँ के राजा, देखेंगे अभी। ट्राई जानता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, तो उसके नए जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये सब सारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इतने सारे क्वेश्चन को हम लोग को देखना है, तो चलते हैं हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, हर चीज को अच्छा से देखते हुए। चलिए यहाँ से पहले शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए टॉपिक हॉट है, तो यहाँ से चीजों को थोड़ा सा हम लोग समझते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आराम से, कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी झारखंड के नए मुख्यमंत्री, ना इलेक्शन हुआ ना कुछ हुआ, तो नए मुख्यमंत्री कैसे बन गए भाई, एक तो समस्या है ना। हम लोग नॉर्मली जानते हैं इलेक्शन होता है तब बनता है। तो हुआ क्या है ना कि वहां के मुख्यमंत्री थे कौन, ये आपका हेमंत सोरेन, ठीक है, शिबू सोरेन का बेटा है, और ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदमी हैं। और वहां पे जो झारखंड में जो सरकार है, अभी आपका महागठबंधन कर सकता है, कांग्रेस है हमारे पास साथ में, ठीक है, आरजेडी है, उसके बाद आपका ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये लोग तीनों मिलकर के वहां पे इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन जीता और सरकार बनाया था। तो टोटल झारखंड में अगर देखिएगा ना, तो वहां पे 81 विधानसभा सीट है, जिसमें से इन लोग को सबको मिला करके 48 इसके पास था, और इन लोग को पास बहुमत था। बहुमत के होने के नाते ये सरकार पे था। तो इस पे क्या है ना कि पिछले कई महीनों से ईडी जो है, ईडी जानते हैं प्रवर्तन निदेशालय जिसको बोलते हैं, पहले प्रवर्तन निदेशालय को समझ लीजिए बढ़िया से, फिर बात होगा, क्योंकि किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना एक अपने तरह का एक बहुत बड़ी बात होता है कि नहीं है। लोग की तरफ से सवाल भी उठाया जा रहा है, बहुत सारी बात है, क्या गलत है क्या सही है, अब ये लोग कहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय को समझिए। प्रवर्तन निदेशालय का काम क्या है ना, कि कोई भी देश में कोई भी जो है आपका मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो, यानी काला धन हो, यानी अवैध रूप से रुपया का लेन देन जो करता है, अगर उस मामले में कोई FIR दर्ज करता है, तो वहां पे जाके ईडी अपना काम दाम करता है, ठीक है। ईडी स्वतंत्र रूप से किसी का जांच पड़ताल नहीं कर सकता। आपके पास कितना रुपया है, कितना कमाते हैं, कहां से आया नहीं आया, ईडी को कोई मतलब नहीं है। अगर आप कोई गलत काम करते हैं, ठीक है, और आपके ऊपर कोई FIR दर्ज किया है, और वो इस चीज का जांच पड़ताल करता है कि जो पैसा आपका आया, जो अवैध रूप से आया, कहां से आया और कहां जा रहा है, तो इसके पीछे जो इसका जो केस है, इसका केस है क्या, वहां पे झारखंड में सेना का एक जमीन है, ठीक है, उस जमीन का जो है ये लोग खरीद बिक्री के मामले में
कहा जाता है कि इसका ये हाथ माना जाता है। और 600 करोड़ रुपए का, ये 600 करोड़ रुपए का जो है ना, इस पर क्या है, मुख्यतः आपका ये आरोप है कि 600 करोड़ रुपए का ये आपका लेन देन किया है हेमंत सोरेन पर। सबसे बड़ा जो आरोप है वो यही है। इसी को लेकर के इस पे एफआईआर दर्ज हुआ, फिर जाके आपका ईडी आया। ईडी का काम क्या है, आप पहले समझ जाइए। ईडी का काम यह है कि अवैध रूप से जो रुपये का लेन देन होता है उसका पता लगाने का काम ईडी का है। और ईडी का स्थापना 1956 में हुआ था। इसके अभी जो है निदेशक है राहुल नवीन है, अभी वो कार्यवाहक है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। तो उसका काम यही होता है कि आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो अवैध रूप से पैसा आना लेना लेन देन जो होता है, उसी का जांच पड़ताल करना है कि पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया, कैसे आया। तो इसी मामले में हो गया, इस पे कई बार वारंट भेजा गया ईडी के द्वारा। तो ये क्या हुआ ना, पेश नहीं हो रहा था। पेश नहीं होने के कारण फिर ईडी कल जो है इसके आवास पे पहुंचा। आवास पे पहुंचने के बाद इस पे पूछताछ किया, ठीक है। पूछताछ करने के बाद इसको जो है अरेस्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक मन में सवाल उठता होगा कि कोई भी व्यक्ति अरेस्ट किया तो क्या वो मुख्यमंत्री पद पे नहीं रह सकता है? रह सकता है, ऐसा नहीं है। जब तक इस पे आरोप सिद्ध नहीं होता है, जब तक ये दोषी नहीं होता है, तब तक वो मुख्यमंत्री का पद धारण कर सकता है। ऐसा नहीं है। अब ईडी की हिरासत में है, अभी ईडी इस पे पूछताछ करेगी, आरोप सिद्ध होगा। मगर व्यवहारिक रूप से माना जाता है कि नहीं, अगर किसी को अरेस्ट कर लिया है तो अरेस्ट करने के बाद अपना स्टेट का कामकाज कैसे चलेगा। तो इसी को लेकर के ये पहले ईडी को बोला कि नहीं, पहले हम इस्तीफा दे देंगे, फिर हमको लेके चलिए। तो ये क्या है ना, ये है आपके चंपई सोरेन। चंपई सोरेन जो है शिबू सोरेन जिसको पिता है, इसके राइट हैंड माना जाता है। जब झामुमो बना था, यानी आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा 1972 के करीब करीब एक झारखंड राज्य के लिए कि बिहार से अलग होकर के जो अपना ये लोग जो भी आदिवासी लोग है उसके लिए एक स्टेट होना चाहिए, ठीक है। तो 1972 से ही लोग सक्रिय था। तो उसके बाद जो है ना ये जुड़े किससे, शिबू सोरेन से। और इसका जो है हमेशा जो है ना ये सम्मान भी करते हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति माने जाता है। तो इसी को जो है अपना क्या कर दिए हैं कि एक आपका जितने भी विधायक थे सारे लोग को बोला गया कि आइए, कौन सहमत होता है। तो इसकी एक बीबी है, ठीक है। तो कहा जाता था कि बीबी को बनाएगा, मगर बीबी यहाँ पे 2-3 बात आ जाती, क्योंकि आपका 2024 में आपका होने वाला है वहां पे इलेक्शन। अब इलेक्शन होने वाला है, वहां पे एक सदनी है, बहुत दो सदनी तो हो नहीं है नहीं। तो वहां पे 6 महीना तक अगर कोई भी व्यक्ति नहीं, अगर आपका विधानसभा सदस्य बनता है तो वो मुख्यमंत्री पद नहीं रह सकता। वहां पे इलेक्शन होने वाला, बाई इलेक्शन अब होगा नहीं। अगर अपनी पत्नी को बना भी देता है तो संभवतः ये चीज नहीं होता। और आपका चुनाव आयोग बोल चुका है कि अभी वहां पे झारखंड में कोई भी बाई इलेक्शन हम करने वाले है नहीं। तो यही सारा चीज, बहुत सारा चीज है। इन सब चीजों को लेकर के ये बोला कि नहीं चलिए आप बनिए हमारा चंपई सोरेन। तो चंपई सोरेन जो है विधायक दल का नेता चुने गए हैं। और फाइनली वहां के राज्यपाल जो है वो कौन है, सीवी राधाकृष्णन है, ठीक है। तो सीवी राधाकृष्णन को भी याद रखेगा, ये तमिलनाडु के हैं। इसी को जाके इस्तीफा सौंपे हैं और फाइनली ये नया मुख्यमंत्री बन गए हैं, ठीक है। तो ये चंपई सोरेन को बिल्कुल भी याद रखेगा। तो झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था वो कब हुआ था भैया, तो क्या कहिएगा 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। कितना भूभाग लेकर के, तो क्या कहिएगा हम लोग से लगभग वही 46%, 45.80 यानी 46% भूभाग लेकर के समझ जाइए ना, बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर को। और क्यों हुआ था 15 नवंबर को, क्योंकि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा क्या हुए थे, बिंडा इसका जो है जन्म माना जाता है 1875 को। तो इसी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के इस पर झारखंड जो है अपना झारखंड दिवस भी मनाता है। और 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, ठीक है। तो ये है झारखंड, ये बिहार से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, उड़ीसा से करता है और वेस्ट बंगाल से करता है, ठीक है। तो इसका मोटा मोटी चीजों को समझ गए हैं, क्योंकि जानते हैं खनिज संपन्न स्टेट है, ठीक है ना। यहाँ पे खनिज पाया जाता है, ठीक है। ट्राइबल्स लोग रहते हैं। तो आज जो है ना आपका यहाँ पे जो भी है आदिवासी समाज लोग जो भी है, आज झारखंड बंद का घोषणा भी किया है, ठीक है। अब एक बात और निकल के आया है कि अभी शिबू सोरेन जो है आपका वहां पे हाई कोर्ट में जो है अपना रिट भी जारी किया जाता है, जानते हैं ना। आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत आप रिट जारी कर सकते हैं। रिट यानी कहने का मतलब है जो आपका अधिकार का हनन करता है, इसी को बोले थे ना, ये अंबेडकर जी की जो है संविधान का आत्मा है आर्टिकल 32, ठीक है। तो यही है आर्टिकल 226 के तहत अपना रिट याचिका दायर की है। अब लेके गए हैं उठा करके, वहां पे अब क्या क्या होता है पूछताछ होगा। इन सब चीजों को देखने के बाद फिर ये चीज सारा चीज आपका देखा जाएगा कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। तो हम लोग को 2-3 चीज मामला याद रखना है जो आपको बोले हैं। ईडी के बारे में याद रखिएगा। तो चंपई सोरेन अभी क्या थे, तो ये परिवहन मंत्री थे, ठीक है। कैबिनेट मंत्री में ये पहले से ही सक्रिय थे। लोग का बहुत अच्छा, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा में इसका अच्छा पकड़ माना जाता है। तो चंपई सोरेन को बिल्कुल भी याद रखिएगा। यहाँ के राज्यपाल कौन हो गए, तो क्या कहिएगा राधाकृष्णन जी हैं। इंपोर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा हो गया है गड़बड़। अब गड़बड़ होने की वजह से यहाँ की चीजों को समझते चलना है। तो इलेक्शन भी यहाँ पे होने वाला है।
खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के पदक तालिका में शीर्ष राज्य कौन है, ठीक है। तो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम आपका हो रहा था भैया, कहाँ पे हो रहा था, तो ये आपका 6वां संस्करण हो रहा था और हो रहा था आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु के 4 शहर में हो रहा था और इसका समापन हो गया आपका कल रात को, ठीक है। तो इसमें इस बार जो है ना पदक तालिका में पिछले बार भी नंबर 1 था आपका महाराष्ट्र, और इस बार जहां पे आपका हुआ था कहां पे, मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश में 2023 में हुआ था, 2024 वाला तो आपको तमिलनाडु में हुआ है, तो ये आपका नंबर फर्स्ट में महाराष्ट्र है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आपका तमिलनाडु, ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड है। तो महाराष्ट्र क्या है इस बार जो है, क्या है ना कि चौथी बार इन खेलों में शीर्ष पर रहा है। टोटल इसको 158 पदक आया है, 57 स्वर्ण है, 48 रजत है और 53 कांस्य है। तो ये बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा, ये डाटा 47 मतलब 57 स्वर्ण है, 48 रजत है और 53 कांस्य है। टोटल कितना है, 158 जीता है। और दूसरे नंबर पे कौन है, तो तमिलनाडु है। तीसरे नंबर पे कौन है, हरियाणा। ये तीनों क्रम को याद रखना है। और इस बार का जो शुभंकर था, तो शुभंकर को याद रखिएगा, वीरू मंगे वेलू नचियार था क्या, ठीक है, वीरू नचियार, वीर क्या बोल रहे थे, वीरी मंगाई वेलू नचियार इस बार का शुभंकर था। और ये शुभंकर इस वजह से पूछा जाता है क्योंकि ये जो है ना वहां पे वेलू नचियार के ही पे इस पे रखा गया है। वो बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी रही थी। जब मोदी जी गए थे तमिलनाडु में तो इसके बारे में बहुत प्रशंसा भी किए थे। तो वीरू मंगे वेलू नचियार को याद रखना है। क्या था ये, शुभंकर था। कैवा संस्करण हो रहा था, 6वां संस्करण होता है। ये कब से होता है, देखिए ये जो है ना 2018 से आपका सबसे पहले दिल्ली में हुआ था, फिर आपका पुणे में हुआ, फिर आपका गुवाहाटी में हुआ, फिर आपका कहाँ पे हुआ, हरियाणा में हुआ पंचकुला में, फिर आपका मध्य प्रदेश में हुआ, फिर अब कहाँ पे हो रहा है आपका, ये आपका तमिलनाडु में हुआ, ठीक है। तो इतना सारा चीज बिल्कुल भी याद रखिएगा। देखिए अभी हाल फिलहाल में आपको 2-3 चीज हुआ है। 37वां राष्ट्रीय खेल भी हुआ है, ठीक है। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ था, गोवा में हुआ था गोवा में। और यहाँ पे गोवा में, और इसका शुभंकर क्या था, मोगा था, ठीक है, मोगा था। और यहाँ पे भी सबसे अधिक आपका पदक महाराष्ट्र ही लेके गया था। तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, तो उत्तराखंड में होगा, ठीक है। तो ये दोनों फिगर भी आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं है। और हाल फिलहाल में अभी आपका ये खेलो इंडिया यूथ पैरा गेम हुआ था। पैरा गेम पहला संस्करण हुआ था आपका दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और इसका क्या था, इसका जो शुभंकर था, इसका शुभंकर क्या बोलते हैं उसको, उज्ज्वला था। उज्ज्वला याद रखिएगा, छोटा सा गुड़ैया टाइप का छोटा चिड़िया होता है, उसी को रखा गया था। और इसमें सबसे अधिक पदक कौन लेके गया था, हरियाणा लेके गया था। तो एकदम छोटी छोटी चीज को आपको समझते चलना है। पूछ देगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 97 पदक के साथ तीसरे, ये कौन है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा है और हरियाणा इस बार तीसरे स्थान पर चला गया है। तो राष्ट्रीय खेल भी समझ गए, ये भी समझ गए। चलिए और भी इस पे क्वेश्चन है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। पहले वित्त आयोग समझिए, वित्त आयोग एक क्या है, संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। इसका गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आपका संविधान में लिखा हुआ है। और पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। ये बात बिल्कुल भी आप लोग जानते हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, ठीक है। संवैधानिक बॉडी है, कितना आर्टिकल में होता है, 280 में होता है, प्रत्येक 5 साल के लिए होता है, ठीक है कि नहीं है। तो इस बार जो 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, ये कब किया गया था, 31 दिसंबर 2023 को किया गया था कि नहीं। और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया योजना आयोग के जो है पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं, पहले रहे थे, ठीक है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, छोटे मोटे आदमी नहीं है। इसी की अध्यक्षता में किया गया। तो इस जो बॉडी बनेगा, ये जो वित्त आयोग का बनेगा, तो वित्त आयोग में क्या है ना कि अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य भी होता है। तो अध्यक्ष के साथ 4 सदस्य होता है। 4 सदस्य में से इस बार 3 सदस्य जो है आपका पूर्णकालिक है और 1 सदस्य जो है अंशकालिक होता है, ठीक है। तो यही हम पूछ क्या रहे थे, पूर्णकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य आपका कौन है, अजय नारायण झा है, ठीक है, एनी जॉर्ज मैथ्यू है और निरंजन राजा अध्यक्ष है, ठीक है। ये लोग तीनों मिलाकर के आपका इस बार क्या हो गए, तो पूर्णकालिक सदस्य हैं। और अंशकालिक अगर सदस्य कहेगा तो ये कौन से हो जाएंगे, तो इसका नाम है सोमैया कांति घोष, ठीक है। ये आपका क्या है, अंशकालिक सदस्य है। तो क्या हुआ, वित्त आयोग में टोटल अध्यक्ष सहित टोटल कितने लोग होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, 5 होते हैं, है कि नहीं है। इसका काम क्या है, तो इसका काम ये समझ लीजिए मोटा मोटी तौर पर कि केंद्र और राज्य के बीच जो करों का बंटवारा होता है उसका फार्मूला को सेट करना है, ठीक है, कि कितना देना है। जो सरकार कमाती है, सरकार जो कमाती है उसमें से राज्य को कितना देगा अपना। तो अब तक जो है ये फार्मूला में 42% तक का दिया गया है। तो देखिए इस बार इसको कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2025 तक आप अपना क्या कीजिए, रिपोर्ट भेजिए, किसको, अरविंद पनगड़िया को। यानी 16वें वित्त आयोग का लास्ट डेडलाइन अपना रिपोर्ट सौंपने का कब कहा गया है, 31 अक्टूबर आपका 2025 तक कहा गया है। और इसका गठन तो आपको हम बता ही दिए। तो इतना सारा चीज है वित्त आयोग से संबंधित चीजों को समझते चलिएगा कि ये संवैधानिक बॉडी है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, अभी कौन है, तो अपना
अरविंद पनगड़िया है, ठीक है। और इसके सदस्य कौन कौन हो जाएंगे, तो अजय नारायण झा है, और लोग क्या है, पूर्णकालिक सदस्य है। और अंशकालिक सदस्य का नाम क्या हो जाएगा, तो क्या कहिएगा, सौम्य शांति कांति घोष है, ठीक है, ये अंशकालिक है। तो ये बात समझ गए ना कि एक अध्यक्ष के साथ साथ 4 सदस्य भी होता है, ठीक है। 4 सदस्य का नियुक्ति आपका हो चुका है, और ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये भी बात जान लीजिए, जो वित्त आयोग अपना सिफारिश पेश करता है, सिफारिश मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति, ठीक है, कि मानना ही पड़ेगा, ठीक है। वो सिफारिश किया, उसका विवेक है, मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, ठीक है। तो ये जो वित्त आयोग का जो सिफारिश है, ठीक है, उसको जो है मानने के लिए बाध्यकारी है या नहीं है, अगर आप पूछ देते कहिएगा कि नहीं, बाध्यकारी नहीं है, वो मान भी सकता है, उसके विवेक पे है, नहीं भी मान सकता है। और आर्टिकल कितना में कहा गया ये, तो 200, हाँ, ठीक है ना। तो यही है आपका वित्त आयोग। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास दर का अनुमान 6.3 से बढ़ा करके कितना कर दिया। तो देखिए, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ये आपका आईएमएफ आया, और अभी जो है ना, भारत का बजट भी आ रहा है। कल भी आपको बताए थे कि आपका जो है समीक्षा रिपोर्ट आया था। इस बार जो है आर्थिक सर्वेक्षण ना होकर के आपका जो है अंतरिम बजट है, इसी को लेकर के इस बार थोड़ा सा कुछ शॉर्ट में काम निकलना है। तो इसी बीच आपका निकल के आया कि आईएमएफ जो है भारत का जो वित्त वर्ष जो चल रहा है, इसी में क्या बोला है कि 6.3 से बढ़ा करके क्या कर दिया है, 6.7% कर दिया है, ठीक है, भारत का वृद्धि अनुमान। अब आईएमएफ को थोड़ा सा जानना इसी वजह से जरूरी है, क्योंकि ये पूरा विश्व में अगर आपका, क्योंकि नाम है, देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी पूरे विश्व का जो है अर्थव्यवस्था को संभालने का काम क्या है, आईएमएफ का है। जैसे वर्ल्ड बैंक का काम क्या है कि कोई अगर किसी देश का अर्थव्यवस्था में पैसे का जरूरत है, या फिर उसको लोन चाहिए, उधार लोन चाहिए, ठीक है, बहुत कम ब्याज पे चाहिए, बहुत लंबा समय के लिए चाहिए, तो वो काम करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जिसके अध्यक्ष अजय बंगा है, ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। इसका काम क्या है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करना, ठीक है, कैसे पटरी पर रहे, गड़बड़ नहीं हो। और इसके द्वारा अगर कोई भी अनुमान लगाया जाता है, तो वो थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के लिहाज से हम लोग के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से निकला था, ठीक है, 1945-1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, और इसका मुख्यालय तो आप लोग जानते हैं वाशिंगटन डीसी में है कि नहीं है। और इसके अध्यक्ष जो है कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा है, ठीक है। चलते हैं, कितना रखा है, 6.7%। और आज आपका आने वाला है बजट। तो बजट में थोड़ा सा आप लोग कुछ टर्म है, उस टर्म को बिल्कुल भी जानते चलिएगा, क्योंकि टर्म ही नहीं जानने की वजह से कितना बजट रख लिएगा आप रुपया, कि इतना रुपया इधर से आए। तो कुछ टर्म बिल्कुल भी जान जाइएगा, ठीक है। पूंजीगत आय, राजस्व व्यय, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा। हम ऐसे भी एक छोटा वीडियो बना के देने वाला है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, पूंजीगत आय क्या होता है, राजस्व आय क्या होता है, कितना से किधर आया। क्योंकि बजट क्या है, एक साल का पूरा विवरण है, कितना रुपया आया और कितना रुपया गया। तो आने में बहुत तरह का, अब टैक्स से पैसा आता है, सरकार उधारी देता है, उससे इंटरेस्ट से आता है, सरकार के पास कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वहां से पैसा आता है, और फिर सरकार का खर्चा भी बहुत है, तो रोड बनाता है, अपने कर्मचारी को देता है, अपना ब्याज भी जो लेता है, अपना जो उधार लेता है उसमें ब्याज भरता है। तो ये बहुत सारा खर्चा, बस यही सब मत को देखना होता है कि सरकार कहां कहां से लिया और कितना कहां कहां दिया, और सरकार पे कितना उधारी है। तो ये सब टर्म को जानते चलिएगा। तो अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं बजट के बारे में, पूरा सारे चीज को हम यहाँ पे आपका क्लियर करने वाले हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो खेलो इंडिया अभी क्या बोलते थे आपको, खेलो इंडिया यूथ गेम का वो छठा संस्करण था, और ये क्या है, खेलो इंडिया शीतकालीन का ये चौथा संस्करण है। तो इसका आयोजन आपका 2 जगह किया जाएगा, आपका गुलमर्ग में और एक लद्दाख में, ठीक है। तो लद्दाख हो जाएगा और जम्मू कश्मीर हो जाएगा, यानी ए और डी कर लीजिएगा, A+D कर लीजिएगा, ठीक है, ये छूट गया है, A+D कर लीजिएगा, दोनों जगह होने वाला है। और ये आपका फरवरी से शुरू होगा। पहला जो है चरण जो होगा 2 से 6 फरवरी होगा, और दूसरा 21 से 25 फरवरी। 21 से 25 फरवरी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा, 2 से 6 फरवरी आपका लेह में होने वाला है। तो इसका जो शुभंकर है ना, इसका शुभंकर जारी कर दिया है, और इसका उद्घाटन करेंगे हम लोग के कौन है, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। बिल्कुल भी समझते चलिएगा। इसका शुभंकर क्या है भैया, तो इसका कल बताया था ना कि तेंदुआ रिपोर्ट जारी कर दिया गया। टोटल 718 तेंदुआ है, सबसे अधिक जो है हेमिस में है, यानी लद्दाख में सबसे अधिक पाया गया, दूसरे नंबर में आपका उत्तराखंड में है। तो यही है तेंदुआ को आपको रखा है, इससे आसानी मिलेगा आपको याद रखने में, ठीक है। तो CNSC या सान नामक हिम तेंदुआ को क्या रखा है, आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। तो क्या कहिएगा, इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, शीतकालीन गेम है, इसका शुभंकर क्या है, तो क्या कहिएगा, हिम तेंदुआ है, उसका नाम क्या है, CNSC या सान नाम है, ठीक है। और कहां कहां होगा, 2 चरण में होने वाला है। पहला चरण आपका लद्दाख में और दूसरा चरण आपका गुलमर्ग में होने वाला है। 2 चरण में होगा, ठीक है। ये चौथा संस्करण है, इससे पहला 5वां संस्करण आपका जम्मू कश्मीर में ही हुआ था ये, और सबसे अधिक वही जम्मू कश्मीर ही जीता था, है कि नहीं है। तो आपका कौन कौन सा हो गया, सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम का छठा संस्करण तमिलनाडु में
महाराष्ट्र सबसे अधिक लेके गया। फिर अभी क्या बोले, खेलो इंडिया का पैरा गेम कहाँ पे, दिल्ली में हुआ था, सबसे अधिक हरियाणा में। यहाँ पे फिर क्या बोल रहे हैं, खेलो इंडिया शीतकालीन कहाँ पे, लद्दाख में। और एक आता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो आपका कहाँ पे, यूपी में हुआ था, ठीक है, और सबसे अधिक पंजाब यूनिवर्सिटी जीत के लेके गया था। बस इतना ही तो संस्करण जानना है, ठीक है। अब एक राष्ट्रीय खेल आपको बता ही दिए हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे, तो ये बात समझ गए हैं। तो खेलो इंडिया शीतकालीन का 14वां संस्करण कहाँ होगा, लद्दाख में 2 फरवरी से 6 फरवरी तक। फिर आपका जम्मू कश्मीर में आपका कितने से 21 से 25 फरवरी तक होगा। तो यही है आपका, हम लोग के जो खेल मंत्री हैं उसी के द्वारा इसको आपका क्या किया जाएगा भैया, उद्घाटन किया जाएगा। अब आइए एशिया क्रिकेट परिषद, ठीक है। तो एशिया क्रिकेट परिषद जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एशिया क्रिकेट काउंसिल होता है। इसका जो है स्थापना आपका 1983 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलंबो में है, यानी श्रीलंका में है। और एक यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम क्वेश्चन नहीं बनाए, जरूरी नहीं था। आईसीसी के द्वारा ना श्रीलंका जो है क्रिकेट बोर्ड को क्या कर दिया था, उसको निलंबित कर दिया गया था। तो अभी हाल फिलहाल में उसको भी अपने पास बुला लिया, क्योंकि जानते हैं श्रीलंका का जो है वहां पे जो है राजनीति अस्थिर हो गया था, वहां का राष्ट्रपति भाग गया सब कुछ। तो वहां पे अभी नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं, वहां के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने बने है कि नहीं है। और वहां पे जो है आंतरिक उन लोग का बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई भी देश में रुपया नहीं रहेगा ना तो आंतरिक गड़बड़ी होना है। रुपया नहीं है तो सब जगह, छोटे एक घर में अगर पैसा है तो वो घर खुशहाल है, अगर पैसा नहीं है तो बिना मतलब का लड़ाई है। तो वैसा ही है, देश में पैसा नहीं था तो बहुत कहानी हो गया था, पूरा क्रिकेट परिषद को ही भंग कर दिया था वहां के मंत्रियों के द्वारा। और आईसीसी का कहना है कि किसी भी देश का अगर कोई भी जो आपका कंट्रोल बोर्ड है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, अगर उसका राजनीतिक हस्तक्षेप होगा तो उसको हम अपना सदस्यता के रूप में नहीं रखेंगे। तो ये सबको देखते हुए कैंसिल कर दिया गया था। और फाइनली अभी हाल फिलहाल में घोषणा किया है कि आईसीसी के द्वारा आपका श्रीलंका को फिर से मान्यता दे दिया गया है, यानी फिर से उसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये समझते चलिएगा। तो उसी का जो है आपका एशिया क्रिकेट परिषद का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कोलंबो है, श्रीलंका में है। और इस बार आपका फिर से जैसा जो है इसके अध्यक्ष चुने गए, और ये तीसरी बार चुने गए, 2021 से है भैया, ठीक है। और ये जैसा कौन है, तो हमारे इस कंट्री के जो अपना गृह मंत्री हैं, तो जानते ही हैं अमित शाह जी हैं, ठीक है। तो अमित शाह जी के ही सुपुत्र हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, है कि नहीं है। तो चलिए, तो जैसा है तो जैसा को बनाए गए। तो इंडोनेशिया के कहां पे हो रहा था ये अध्यक्षता, बाली में। इंडोनेशिया का राजधानी जैसे जकार्ता है ना, आप उठा के कहां नया राजधानी लेके जाना है तो क्या कहिएगा, वो बोर्नियो द्वीप में कालीमंतान आपके पास ले जाना है कि नहीं है। तो वहीं पे हो रहा था बाली में, ठीक है। तो बाली में आपका एशिया क्रिकेट परिषद का वार्षिक बैठक हो रहा था। इसी बैठक में जैसा का कार्यकाल को विस्तार किया गया है, और ये आपका लगातार ये तीसरी बार ऐसा हुआ है, ठीक है। अब ग्रेग बार्कले कौन है, लिखे हैं, ऑप्शन है तो ले लीजिए। ये जो ग्रेगर बार्कले है ना, ये आईसीसी के अध्यक्ष हैं। और जियो फेलार्डिस कौन है, आईसीसी के सीईओ है। और रोजर बिन्नी हम लोग के बीसीसीआई के अध्यक्ष है। तो ये सारा जानिएगा। तो बीसीसीआई का स्थापना 1928 में, आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, 1909 में ही हुआ था ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में है, ठीक है। तो इसी के अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले है, ठीक है। ये आपके हैं, तो थोड़ा सा ये सब चीज देखते चलिएगा, छोटा छोटा चीज है। तो एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन होगा जाएंगे, जैसा हो जाएंगे। अब अपना बीसीसीआई के कौन हो जाएंगे, रोजर बिन्नी हो जाएंगे, ठीक है। तो जियो फेलार्डिस को याद रखिएगा, सीईओ है, ग्रेग बार्कले अध्यक्ष है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। हाँ, इसमें बोलने नहीं आपको, इसमें सदस्य कितना है भैया, तो देखिए एशिया क्रिकेट परिषद में सदस्य की संख्या 27 है, ठीक है। 25 था तो अभी थोड़ा बढ़ गया है, तो 27 याद रखिएगा। कोलंबो इसका हेडक्वार्टर है, 27 इसके सदस्य हैं, 83 में इसका स्थापना हुआ था। और इसके अध्यक्ष जैसा है कि नहीं है। चलिए, अरे ये तो छोड़िए, एशियाई क्रिकेट परिषद तो छोड़िए, हम लोग का आईसीसी में दबदबा है बीसीसीआई का। क्योंकि तभी आपको बोला ना, जिसके पास पैसा उसी के पास सब कुछ। अगर बीसीसीआई को, जो आईसीसी को अगर बीसीसीआई कहेगा सूझ जाओ तो सूझ जाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए उसका जो है ना परमानेंट मेंबर 12 को, एसोसिएट है 106 को। तो जो परमानेंट मेंबर होते हैं ना, उसी का खेल होता है। बस इंग्लैंड वाला और भारत पे ही चलता है आईसीसी आपका, ठीक है। देख लीजिएगा उसका, आप गूगल करके आपको सब कुछ मिल जाएगा। मलेशिया के 17वें राजा के पद का शपथ किसने लिया है, तो देखिए मलेशिया का राजधानी कहाँ है, कुआलालंपुर है। तो इसके जो है यहाँ पे क्या है ना, राजशाही होता है, जो तीनों सेना का क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है। जैसे हम लोग के यहाँ पे राष्ट्रपति क्या है, तीनों सेना का क्या है, प्रमुख होता है, हेड ऑफ द स्टेट है, कुछ भी होगा। कार्यपालिका का प्रमुख क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। यानी कोई भी काम अगर देश का होगा तो राष्ट्रपति के नाम पे होगा, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट हुआ कब, संप्रभु होने के बाद, यानी गणराज होने के बाद, ठीक है। तो उसी तरह से मलेशिया का भी जो राजा होता है ना, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं, सारा चीज उसी के अंदर में होता है, ठीक है। तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, वहां के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपका अनवर इब्राहिम है। क्या कहें, अनवर इब्राहिम, याद रखेगा। तो अनवर इब्राहिम लोग भी लोग सारे मिल करके इसको 17वें राजा का कले जो है शपथ दिलाए हैं, ठीक है। मतलब पद धारण करवाए, ये शपथ ग्रहण करते हैं यहाँ के
मलेशिया जो है ना, कई प्रांतों में अभी मलेशिया आपको दिखाते हैं हम, ठीक है। मलेशिया बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, तो यही है, ठीक है। तो आपका देखिए ये सब सेना सब देख रहे हैं, तो कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कि नहीं है, ठीक है। तो यही है सिकंदर जी, ये आपको 17वें राजा बने हैं। देखिए यहाँ पे आइए, मलेशिया, आपको मलेशिया हम दिखाते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मलेशिया जो है बोर्नियो द्वीप में भी मलेशिया का विस्तार है, आप ये बात बिल्कुल भी समझते चलिएगा, ठीक है। तो ये है आपका इंडोनेशिया, ठीक है। ये आपका मलक्का स्टेट, ठीक है, ये बिल्कुल भी जानते हैं। ये आपका इंडोनेशिया है। यहाँ पे आपका सिंगापुर के बारे में बताए थे ना आपको, सिंगापुर कल बताए थे, एशिया में सबसे कम करप्शन वाला देश है, तो यही है। तो ये है आपका मलेशिया, मलेशिया का विस्तार यहाँ से होकर के यहाँ तक है, ठीक है। तो ये आपका बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा तीसरी बड़ी द्वीप है, ठीक है। और यहीं पे अपना राजधानी उठा के लाने वाला है इंडोनेशिया, कालीमंताना, ठीक है। तो यहीं पे है आपका। तो और इस बोर्नियो में आपका बुरनोई है, इंडोनेशिया और मलेशिया तीनों का हक हिस्सा है ये इस वाले द्वीप में, ठीक है। तो यही है आपका मलेशिया। मलेशिया का राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है। यहाँ का जो मुद्रा है वहां पे क्या है? रिंगित कहते हैं उसको, मलेशियन रिंगित चलता है। तो ये कई प्रांतों में आपको बोले ना कि यहाँ पे अलग प्रांत है, ये अलग है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे तो अलग बाड़ी बाड़ी पे वहां के प्रांतों के द्वारा जो राजा होता है, ठीक है, जो इस्लामिक वहां का स्टेट है, क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट ही माना जाता है, इस्लाम का रूल नियम चलता है, तो उसको जो है सर्वोच्च पद माना जाता है कि इस्लामिक का जो शासन पद्धति है उसका सर्वोच्च पद में जो होगा वही राजा होगा और सबसे ऊपर में होता है। यही है मलेशिया आपका, और हम लोग के एशिया में पड़ता है, ठीक है कि नहीं है? तो बिल्कुल भी यहाँ पे आपको समझते हैं, क्योंकि ये जो है ना मलक्का स्टेट बिल्कुल भी इंडोनेशिया और मलेशिया के बीचों बीच पड़ता है। तो मलक्का स्टेट, यहाँ पे एक जोहर स्टेट भी है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ऐसे पड़ता है, जोहर स्टेट, ठीक है। तो ये सारा चीज को हम लोग को समझते चलना है, इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है तो इसको बिल्कुल भी समझते चलिएगा। ये है जैसा जो हम लोग के क्या बने हैं भैया, एशिया क्रिकेट परिषद के तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ठीक है ना, यही है, तीसरी बार बन गए हैं। और ऐसा इससे पहले जो है ना पाकिस्तान के थे, उसका क्या अच्छा नाम भी था, वही थे, और वो फाइनली क्या हो गए भैया, असूल में वित्त आयोग तो जान ही रहे हैं, यही हम लोग के अरविंद पनगरिया है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है अपना रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं, कै तारीख को? 31 अक्टूबर, क्या कहिएगा, 31 अक्टूबर 2025 को अपना रिपोर्ट पेश करेंगे। तो यही है मलेशिया के 17वें राजा का शपथ किसने लिया? तो इब्राहिम सुल्तान सिकंदर के, और यहाँ के जो अनवर इब्राहिम है वहां के प्रधानमंत्री हैं, उसी के द्वारा जो है उन सब सारा चीज किया गया, और वहां पे आपका 17वें राजा के रूप में आपके शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो ठीक है, मलेशिया के बारे में बहुत कुछ है, चलिए अभी नहीं देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, बिल्कुल भी जानिएगा 1997 में इसका गठन हुआ था। इसका मतलब ही है ना, जो भी दूरसंचार हम लोग बातचीत जो करते हैं, सारे चीज को एक ऐसा वातावरण बनाना कि आपके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हो, आप आराम से बातचीत कर सके, देश को एक अच्छा माहौल बन सके, ठीक है, जहाँ पे कोई भी लफड़ा नहीं हो। सारे चीज का काम कौन है? कोई भी नियम कानून लाता है, कोई भी आपके साथ फोन में धोखाधड़ी नहीं करे, फलना ढिमका, ये सारा चीज किसका काम है? ट्राई का काम है, बस इतना समझ जाइए। 20 फरवरी को इसका स्थापना हुआ था 1997 को, और फाइनली ये जो है इसका नए अध्यक्ष बनाए गए अनिल कुमार लाहौटी। अब ये कौन है? तो ये भैया ये बहुत खतरनाक आदमी है, खतरनाक नहीं कहिए, ठीक है, अच्छे खासे समय तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे, पूर्व रेल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और रेलवे में बहुत अच्छा 25 साल के करीब करीब ये सेवा दी है। तो इसी को बनाए गए, ट्राई के नए अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। ये पद अभी पिछले कई दिनों से खाली चल रहा था, तो फाइनली अभी अनिल कुमार लाहौटी को ये आपका ये पद दिया गया। देखिए इसमें क्या होता है ना, एक अध्यक्ष के बाद जो है ना आपका 4 सदस्य होता है, 2 पूर्णकालिक होता है और 2 अंशकालिक होता है, ठीक है। और ये केंद्र सरकार के द्वारा इसका नियुक्ति भी किया जाता है। ये सारा चीज थोड़ा सा जानिए, बहुत बड़ा बॉडी है, ठीक है। अभी आपका दूरसंचार विधेयक भी आया था, उसके भी बारे में बताए थे आपको कि उस विधेयक में क्या क्या किया गया है, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा जानते चलिए। फिर ट्राई का क्या है ना, 20 फरवरी 1997 को स्थापना हुआ था। इसमें अध्यक्ष 2 पूर्णकालिक सदस्य अभी ना बोले हैं, और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है। नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? दूरसंचार के विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करना है। तो बस वही है, तो समझ जाइए, इतना सारे चीज को करना है। क्या कहिएगा? 2 अंशकालिक सदस्य होता है, 2 पूर्णकालिक सदस्य होता है। केंद्र सरकार के द्वारा इसके जो है इस लोग को नियुक्ति किया जाता है। अभी नए जो बने हैं अनिल कुमार लाहौटी बने। अब रेलवे बोर्ड की बात आया है, तो ये भी जान लीजिए, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है आपका जया वर्मा सिन्हा, ठीक है, महिला अध्यक्ष पहली बार है। और रेलवे बोर्ड बना कब था भैया? तो 1905 में बना था, पता है कि नहीं है? ठीक है, तो 1905 को। अब रेलवे बोर्ड अभी बजट आने वाला है, ये भी बात जान लीजिए। पहले रेलवे बजट अलग आता था और आपका केंद्रीय बजट अलग आता था। तो 2017 में ना आपका एक विवेक देवराय समिति आया था, इसके द्वारा क्या बोला गया कि रेलवे बोर्ड को आम बजट में क्या कीजिए भैया, मिला लीजिए। तो मिला दिया। कब मिलाया? 2017 में, थोड़ा याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड को आम बजट में, रेलवे बजट को आम बजट में कब मिलाया? 2017 में। किस समिति के सिफारिश पर? क्या कहिएगा? विवेक देवराय समिति। और एक बात जानिए, पहले रेलवे बोर्ड को आम बजट में मिलाया कब? एकवर्ष समिति आया था, ठीक है, 1924 का घटना है, देख लीजिएगा। अगर मैं सही हूं तो शायद इतना ही है, नहीं बट देख लीजिएगा। 1924 में एक
आपका कमेटी आया था, एक्सपर्ट कमेटी, उसी के अनुशंसा पर क्या किया था, पहले रेलवे बजट और आम बजट एक ही साथ था। इसी कमेटी 1924 में बोला कि नहीं, आम बजट को रेलवे बजट से क्या कीजिए, अलग कर दीजिए, तो 1924 में अलग हो गया था। और रेलवे बोर्ड का तो स्थापना 1905 में ही हुआ है। हाँ ठीक है, तो ये सारा चीज है। तो अभी रेलवे बोर्ड के महिला अध्यक्ष है, कौन है, जया वर्मा सिन्हा है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी जानिएगा। और ये कौन, जो अनिल कुमार लाहौटी किसका स्थान लेंगे, पीडी कोहली का स्थान लेंगे। वो अभी ऐसे उसको थोड़ा सा पत्र दिए हुआ था, बोला कि अब तक पर यहाँ पे धारण पद कर रहिए। ठीक है, तो चलिए ये सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन अलबल होता है, अलबल क्वेश्चन हम आपको नहीं बताते हैं, क्वेश्चन वही बताते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक दिन में अगर 5 भी इंपॉर्टेंट चीज है तो 365 दिन में, क्योंकि हम लोग करंट एक साल लेके चलते हैं, मिनिमम मैक्सिमम है कि नहीं है, तो कितना दिन हो जाएगा। तो इन सब चीजों के छोटी छोटी चीजों, जो भी उसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए, रटिएगा, कोई फायदा नहीं, भूल जाइएगा। अभी आपको हम हर क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक दिए, लॉजिक के साथ पढ़िए, कभी नहीं भूलिएगा, रटने का जरूरत नहीं है। कितनों भी स्टेटमेंट बना के पूछे, हर एक बात हम बता दिए, है कि नहीं है। और रटिएगा, एक ही बात जानिएगा, वहां का सारा चीज को समझ जाइए। अभी आपको शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के बारे में बताया, सारे चीजों को अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो कितनों लंबा चीजें पूछे, सारा चीज आपके सामने है कि नहीं है। तो यही है आपका अरविंद पनगड़िया जी, इसको क्यों दिखा रहे हैं हम। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए क्या है ना, धन्यवाद है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी कल, यानी 2 फरवरी को। तब तक के लिए नमस्कार।